इमरान खान रिहा, पाक सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम राज्यों के पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। गांधीनगर ने 2552 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एक्सपर्ट पैनल में कोर्ट ने को सौंपी रिपोर्ट। सेबी ने मांगा है 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम। सीएम योगी आज कैबिनेट के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। तय होगा कि कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं। हाईकोर्ट में एएसआई ने रखी है रिपोर्ट। आज वीसी के जरिए पेश होंगे अतीक के हत्यारोपी। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में होगी सुनवाई। तीनों को 14 दिन के लिए भेजा गया था न्यायिक हिरासत में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। आपको बता दें कि आज अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में वो शामिल होने वाले हैं। गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा है। इस दौरान अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में वो शामिल होंगे। साथ ही गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आज पीएम मोदी जो है वो गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि आज 19,000 पीएमवाई लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पीएम मोदी जो है वो गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। 19,000 पीएमएवाई लाभार्थियों को सौगात देंगे। गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। आपको बता दें कि आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। इस दौरान वो कई लोग शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। हम आपको बता रहे हैं लगातार अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में वो शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। तो बड़ी सौगात मिलने वाली गुजरातियों को। आपको बता दें कि 19,000 पीएमएवाई लाभार्थियों को सौगात देंगे। गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। बता दें कि पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो गांधीनगर में लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए वहां पहुंचेंगे। 2452 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे। साथ ही गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा भी करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात। तो बड़ी सौगात मिलने वाली गुजरात को। 19,000 पीएमएवाई लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। आपको बता दें कि गुजरात को देंगे आज 4400 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी कई सौगातें देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा बता रहे हैं आपको। इस दौरान पीएम मोदी अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे। साथ ही गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। गुजरात को देंगे 4400 करोड़ की सौगात।
लगातार हम आपको पीएम मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में भी शामिल होंगे। साथ ही गुजरात को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम आवास योजना के तहत 19,000 लोगों को घर की चाबी भी सौंपेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा अधिवेशन में शामिल होंगे। गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बताया जा रहा है कि गुजरात को 4,400 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। उन्नीस 19,000 पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर की चाबी दी जाएगी। गुजरात को देंगे 4,400 करोड़ रुपए की सौगात। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे सीएम योगी। मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मंत्रिमंडल के साथ आज सीएम योगी द केरला स्टोरी मूवी देखने वाले हैं। यूएफओ मीडिया नेटवर्क के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के साथ आज सीएम योगी आज मूवी देखेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखेंगे सीएम योगी। यूएफओ सिने मीडिया नेटवर्क के सहयोग से इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। आपको बता दें कि यूएफओ सिने मीडिया नेटवर्क की तरफ से इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। द केरला स्टोरी जो है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में चल रही है। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दी जा चुकी है। वहीं कई गैर बीजेपी राज्यों में भी इस मूवी को बैन किया गया है, तो वहीं कई बीजेपी राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया है। कर्नाटक चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी इस मूवी का नाम लिया था, इसको प्रमोट किया था। आपको बता दें कि इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग आज सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। अपने मंत्रिमंडल के साथ आज इस मूवी के देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आपको बता दें कि यूएफओ सिने मीडिया नेटवर्क के सहयोग से इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर अतीक अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तीनों हत्यारोपियों की आज पेशी होने वाली है। तो बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर तीनों हत्यारोपियों की आज पेशी होने वाली है। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि की आज पेशी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीजेएम न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी की जाएगी। आपको बता दें कि 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा पूरी होने पर आज तीनों हत्यारोपी हैं वो पेश किए जाएंगे सीजेएम कोर्ट के सामने। तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जिला कारागार में इस समय बंद हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को कॉल्विन हॉस्पिटल में गोली मार करके इन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की थी। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तीनों हत्यारोपियों की आज कोर्ट में पेश होगी। बताया जा रहा है कि लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि की आज पेशी होनी है। सीजेएम न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों हत्यारोपियों को पेश किया जाएगा। सीजेएम न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें पेश किया जाना है। आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत अभिरक्षा पूरी होने पर आज ये तीनों हत्यारोपी पेश होंगे। तीनों आरोपी
प्रतापगढ़ जिला कारागार में इस समय बंद है। 15 अप्रैल को कॉल्विन हॉस्पिटल में गोली मार करके हत्या की थी अतीक अहमद और अशरफ अहमद। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। आज आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार ये 4 निजी बैठक होगी। बता दें कि 4 निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जरिए करने का प्रस्ताव भी जारी हो सकता है। शंकरवेरपुर धाम के विकास का प्रस्ताव शामिल है इसमें। इसके साथ ही निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ का प्रस्ताव भी हो सकता है। नगर निकाय चुनाव के बाद की पहली बैठक होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। नगर निकाय चुनाव के बाद की पहली बैठक है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस समय। लखनऊ से खबर आ रही है, लोक भवन में कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बैठक आपको बता दें ये होने वाली है आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। लखनऊ के लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बीस से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बैठक होने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। इस दौरान 20 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। नगर निकाय चुनाव के बाद की पहली बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट की बैठक में। लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। 20 से अधिक प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है। नगर निकाय चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के लोक भवन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद ये पहली बार होगा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली। लखनऊ के लोक भवन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली, क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताना है। देखिए, बिल्कुल दोनों जो चरण के चुनाव है वो संपन्न होने के बाद आज योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। जैसे बात करें 4 निजी विश्वविद्यालयों के साथ, उसमें भी आदेश पास हो सकते हैं। जो मूवी आ रही है द केरल, कोई भी टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव होगा।
बुनकरों को लेकर भी उनके बिजली को लेकर प्रस्तावित बातों को रखा जाएगा, लेकिन तमाम जो चीजें हैं, जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं उसको लेकर बातें होंगी और शायद किस तरीके से वोटिंग का एक जो परसेंटेज है उसको भी रखा जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या कमी है। लेकिन तमाम चीजों पर प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं, पेश की जाएंगी कैबिनेट की बैठक में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है लोक भवन में सुबह लगभग 10 बजे शुरू होगी, जिसमें तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो होंगे और तमाम जो प्रस्ताव है 20 से अधिक प्रस्ताव जो है वो सामने रखे जा सकते हैं। जी, क्या कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद ये पहली बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ नगर निकाय चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह के 20 प्रस्ताव हो सकते हैं जिस पर ये चर्चा होगी? देखिए, चित्रकूट के संस्कृति व धार्मिक विकास पर भी प्रस्ताव रखा जाएगा, अयोध्या को लेकर भी बातों को रखा जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, विश्वविद्यालयों को लेकर भी जो 4 निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र जारी करने का भी प्रस्ताव को वहां पे रखा जाएगा। निकाय चुनाव के बाद जो कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है ये, जिसमें लगभग 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तमाम जो प्रस्ताव है वो सामने पेश किए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से क्या मंजूर प्रस्ताव के होते हैं और क्या जो कैबिनेट में प्रस्तावों पर मोहर लगती है और प्रदेश की जनता को उन प्रस्तावों से राहत मिलती है। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर निकाय के बाद अब लोकसभा चुनाव की होगी। आपको बता दें निकाय चुनाव समाप्त होते ही 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। घर घर जाएंगे भाजपा सांसद, वोटरों से करेंगे संवाद। घर घर जाएंगे भाजपा के सांसद, वोटरों से संवाद करेंगे। इसी महीने घर घर जाकर के सांसद वोटरों से संवाद करेंगे। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की भी उपलब्धियों को गिनाएंगे सांसद। कम अंतर से जीती हुई सीटों की सूची तैयार कर रही है बीजेपी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। निकाय चुनाव समाप्त होते ही 2024 की तैयारियों में भाजपा जुटी। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। घर घर जाएंगे सांसद, घर घर जाएंगे भाजपा के सांसद और वोटरों से बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और जा करके घर घर जाके उनसे फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि इसी महीने ही घर जाके संवाद करेंगे सांसद। केंद्र और राज्य सरकार की भी उपलब्धियां गिनाएंगे सांसद। कम अंतर से जीती हुई सीटों पर की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। निकाय चुनाव समाप्त होते ही 2024 की तैयारियों में जुटी है भाजपा। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। घर घर जाएंगे भाजपा सांसद, वोटरों से करेंगे संवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर घर जाएंगे आज से, इसी महीने से ही भाजपा के सांसद घर घर जाएंगे वोटरों के, उनसे संवाद करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका दृष्टि है बीजेपी को लेकर के। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे इस दौरान भाजपा के सांसद घर घर जा करके। कम अंतर से जीती हुई सीटों की सूची तैयार कर रही है बीजेपी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निकाय के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। निकाय चुनाव समाप्त होते ही 2024 की तैयारियों में जुटी है भाजपा। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान।
इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी ये सुनवाई। तय होगा कि कार्बन डेटिंग थी होगी या फिर नहीं। हाईकोर्ट में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट रखी है। प्रयागराज से बड़ी खबर आप तो बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होने वाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तय होगा कि कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। हाईकोर्ट में एएसआई ने रखी रिपोर्ट। तो प्रयागराज से खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तय होगा कि कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं। तो बड़ा अहम मुद्दा है ज्ञानवापी मामला, जिसमें हाईकोर्ट में आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट रखी है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले की आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ खबर है उसको लेकर के? जी आपसे बता दें, ज्ञानवापी के मामले में आज लमसम 1 से 2 बजे तक सुनवाई होनी है। दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो आमने सामने कुछ क्षणों में कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या होता है कि लेकिन ये मामला बहुत ही पुराना चला आ रहा है, तो इस पे जो दोनों पक्ष के वकील अपना दलील पेश करेंगे और आगे 2 बजे के बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। जी राहुल, जिस तरीके से माना जा रहा है कि आज हाईकोर्ट में ये तय होगा कि कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी अब बता दें कि दोनों पक्ष के वकील अपना दलील जो रखने तैयारी है। अब कोर्ट के फैसला का इंतजार है कि कोर्ट फैसला क्या आता है, कि फाइल रिजर्व रखी जाती है कि क्या होता है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, इससे कुछ कहना उचित नहीं है। पर लेकिन इतना है कि आज कुछ न कुछ नया हो सकता है, इसी के इंतजार में दोनों पक्ष के वकील खड़े हुए हैं। जी राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आज ये मामला जो है वो तय किया जाएगा और बड़ी सुनवाई होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ और माना जा रहा है? जैसे कि बताया जा रहा है कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और साथ ही एएसआई ने अपनी रिपोर्ट रखी है। क्या कुछ जताया जा रहा है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ रखा है? जी एएसआई की जो टीम है उन्होंने बताया नहीं। प्रशासन और कोर्ट का मामला छिपा के रखे हैं, पर लेकिन मामला यह है कि जहां तक हो सकता है प्रशासनिक जो अमला है, प्रशासनिक जो अधिकारी है यहाँ पे मुस्तैदी तैयार है, पूरी छावनी बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बड़ा अपडेट खुल के आएगा। कोर्ट के मामले में कोई कहना उचित नहीं है, पर लेकिन हाँ प्रशासनिक अमला तैयारी की है। दोनों पक्ष के वकील हैं जो अपनी तैयारी दलील रखना चाहते हैं, तो इसे जो कोर्ट फैसला देगा उस फैसले को सब सर्वोपरि है और उसे मानते हुए अब आगे देखा जाता है कि लमसम 2 बजे के बाद इसका ऑर्डर आ जाएगा। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी और विस्तार से हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है, जहां पर आज सुनवाई होने वाली है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार हो सकते विपक्ष का नया चेहरा। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कल पवार से की थी मुलाकात। पीएम पद के लिए नाम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे, शरद पवार हो सकते विपक्ष का नया चेहरा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद बड़ा हंगामा मचा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल मुलाकात की है शरद पवार से। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पीएम पद के लिए शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो शरद पवार विपक्ष का नया चेहरा हो सकते हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, शरद पवार हो सकते विपक्ष का नया चेहरा। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कल पवार से की थी मुलाकात। पीएम पद के लिए नाम आगे बढ़ाएं, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई।
शरद पवार हो सकते हैं विपक्ष का नया चेहरा। हमारे साथ कुलदीप भरत हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब शरद पवार का नाम आगे किया जा रहा है विपक्ष की चेहरे की तरफ से, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुंबई पहुंचे थे कल शरद पवार से मुलाकात करने के लिए, जिसको लेकर जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले, उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसके अंदर जो शरद पवार से ये नीतीश कुमार ने ये आग्रह किया कि वो एक महागठबंधन करने की तैयारी में लगे हुए और महागठबंधन को तैयार करने के लिए सभी विपक्षों को एकजुट होना पड़ेगा। और उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष का किसी अपने लिए नहीं इकट्ठा होना है, बल्कि देश के लिए इकट्ठा होना है, कि देश के लिए अगले प्रधानमंत्री को तय करना है। देश जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए सबको एक साथ उतरना पड़ेगा। और अभी जो चुनाव को देखते उन्होंने तेजस्वी यादव और इनके शरद पवार से आग्रह किया कि वो जो प्रधानमंत्री चेहरे के लिए अपने नाम की सहमति जताई, जिसके बाद उन्होंने शरद पवार से कहा कि आपको खाली महाराष्ट्र की जो राजनीति में आप एक राजनीति में एक महारत हासिल कर रखी है आपने, और आप देश के लिए भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप अपना नाम देते हैं तो देश काफी आगे बढ़ेगा और देश की बर्बादी की तरफ जा रहा है उसको रोकने में आपका चेहरा एक जो जीत के लिए महागठबंधन की जीत के लिए कारगर साबित हो सकता है। जिसको लेकर कल मीटिंग करी थी, कॉन्फ्रेंस में ये बात जाहिर की गई कि जो अगले पीएम का चेहरा है वो शरद पवार ही होंगे, तो उन्हें अपने लिए नहीं और देश के लिए ये नाम देना पड़ेगा, जिस सुझाव दिया नीतीश पवार ने। बाकी अब ये इस बात से अभी शरद पवार कितना सहमत है तो बाद में ही पता चलेगा। जिसके बाद फिलहाल जो गठबंधन है वो उस तैयारी में लग गया कि विपक्ष से एकजुटता दिखाने के लिए, सबको एक साथ आग्रह करने के लिए और एक साथ जुटने के लिए जो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार, सबने कमर कसी है, जिसको लेकर वो तमाम राज्यों के अंदर अब अपना दौरा कर रहे हैं और सभी वहां के जो गैर विपक्षी राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री है, उनको एक साथ एकजुटता विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जी कुलदीप, अगर शरद पवार का चेहरा जो है वो विपक्ष के ओर से अगर पीएम उम्मीदवार के लिए आगे किया जाता है तो क्या ये एक थर्ड फ्रंट बन के सामने आएगा या फिर कांग्रेस भी इसके छत्र छाया के नीचे रहेगी? देखिए, सबसे जब शरद पवार से जब ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने कहा, शरद पवार जब नीतीश कुमार ने कहा तो इससे ज्यादा सुखद बात कोई नहीं होगी कि अगर शरद पवार प्रधानमंत्री बनते तो इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं होगी, सुख की बात कोई नहीं होगी। फिलहाल जो कांग्रेस है अभी उनकी जो शरद पवार है इस पर खुद से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि गठबंधन के अंदर जो खुद गठबंधन है इसके अंदर खुद कई तरह की गांठें पड़ी हुई है कि जिस तरह पहले भी इस तरह के गठबंधन बनाए गए थे, लेकिन गठबंधन के अंदर जो आपसी पार्टियों में मनमुटाव देखने को मिला था, जिसका फायदा जो बीजेपी ने उठाया था, वहीं इस बार अगर इस तरह की जो एकजुटता दिखाने में गठबंधन बनाया गया और आपसी मतभेद को लेकर विपक्ष में जो तमाम जो पार्टियां थी आपसी पार्टियों में उनका मतभेद रहता है और इसी मतभेद का फायदा दोबारा बीजेपी उठा सकती है। फिलहाल अभी कांग्रेस ने इसके बारे में किसी प्रकार का अपना कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं करी है, क्योंकि जो शरद पवार है वो इस समय राजनीति के अंदर एक और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक महारत हासिल करते और एक बहुत बड़ा चेहरा है फिलहाल। जी कुलदीप, अगर शरद पवार एक विपक्ष के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि 2024 में पीएम मोदी और भाजपा को एक बड़ी टक्कर और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी देखिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी जो एकजुटता के साथ सहमति जताकर अगर शरद पवार को मुख्य चेहरा बनाते हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी को एक बहुत काफी जो चुनाव है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है जो एनसीपी का काफी बोलबाला रहता है। पिछले काफी समय से भी जो एनसीपी के गठबंधन से ही जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो चल रही थी और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और जिसको अगर जो शरद पवार हैं वो राजनीति के अंदर बहुत पुराने हो चुके हैं और उनको राजनीति का पूरी जानकारी है और वजह ना कहीं तो भारत के अंदर भी ये बहुत बड़ा चेहरे के तौर पर इनको पेश किया जा सकता है। और वही फिलहाल बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है, जिसके लिए बीजेपी को भी कमर कसनी होगी। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी तरह तरह की तैयारियां कर रही है, अलग अलग प्रधानमंत्री भी कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं शरद पवार सहमति जता देते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए तो बीजेपी को कई तरह की कड़ी टक्कर दे सकती है। जी कुलदीप, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि शरद पवार ने अपनी ही पार्टी से अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया था और ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब वो राजनीति से इस्तीफा ले लें, और अब ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है वो विपक्ष का नया चेहरा बने या तीसरा मोर्चा का चेहरा बन सके, सामने आ सकते हैं। इसको लेकर के कैसा कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है?
पार्टी के जितने कार्यकर्ता जब मीटिंग करी तो पार्टी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था, जिसको लेकर पहले भी नीतीश कुमार और तमाम जो ममता बनर्जी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, सब ने इनसे आग्रह किया था, इनको मनाया था, जिसके बाद इनको पार्टी के कार्यकर्ताओं के आगे झुकना पड़ा और अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए इनका नाम वो किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं इसको एक जो राजनीतिक होता है टर्निंग पॉइंट देखा जा रहा है, जिसके तौर पर इन्होंने शायद कोई एक शतरंज के तौर पर इन्होंने कोई कार्ड खेला हो जिसमें इन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि पार्टी की सहमति जताने के बाद इन्होंने, जिस तरह नीतीश कुमार पहले बताया जाता है, नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जब इनके इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं कोई मीटिंग, खुफिया मीटिंग इस तरह हुई जिनको इनको राजी किया गया, प्रधानमंत्री पद के लिए इनको तैयार किया गया, जिसके बाद इन्होंने राजी होकर वापस ही एनसीपी ज्वाइन कर ली। जी कुलदीप, अगर भारतीय राजनीति के इतिहास में जाए तो एक बार देखा गया कि कई बार शरद पवार जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास कर चुके हैं। कहीं ना कहीं यही वजह बताई जाती है उनकी कांग्रेस से अलग होने की वजह भी यही ऐसी कुछ थी। क्या अगर शरद पवार जो है तीसरा मोर्चे का चेहरा बनेंगे तो कांग्रेस उनका इस बार समर्थन करेगी या फिर नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री पद इतना बड़ा एक ऐसा पद है जिसकी हर किसी को आस रहती है, और शरद पवार एक बहुत बड़े नेता है जिनको कहीं ना कहीं उनकी एक पीस उनके तब भी उनके दिल के अंदर है कि वो राजनीति से इस्तीफा लेने के पहले एक बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर वो बनना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, जिसको लेकर कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस हमेशा से उनको दरकिनार करती रही और एनसीपी उनको एक केंद्रीय मंत्री का पद देकर उनको राजी कर दिया गया, लेकिन जिसको लेकर इन्होंने कांग्रेस से भी मनमुटाव किया, कांग्रेस से भी दूरी बनाई। फिलहाल जब इस तरह की बात अभी जब विपक्षी एकजुटता उठेगी, जब कांग्रेस को इसके लिए राजी किया जाएगा तो उसमें ही साफ तौर पर जाहिर किया जाएगा कि अगर सहमति जताती है कांग्रेस तो इनके साथ आना पड़ेगा इनको प्रधानमंत्री पद के लिए, अगर सहमति नहीं जताती तो कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ सकती है। जी कुलदीप, ये हो सकता है कि शरद पवार के जो अब उम्र बताई जा रही है वो मतलब काफ़ी पुराने हो चुके हैं और पीएम उम्मीदवार पद के लिए एक नया चेहरा सामने आना चाहिए जो फ्रेश हो, जो यंग हो, युवा हो। क्या शरद पवार जो है पीएम मोदी के सामने अगर खड़े होते हैं तो क्या वो बराबर की टक्कर होगी? देखिए, पीएम जो नरेंद्र मोदी है उनकी देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर एक उनकी अपनी लहर है, उनकी अपनी एक छवि है, जिसको लेकर देखते हैं किसी भी अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो लोगों का हुजूम उनको देखने के लिए उमड़ पड़ता है। वहीं शरद पवार को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर जीतना है और उनको लिए कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी, तो फिलहाल शरद पवार जो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही जिनकी राजनीति है, अब जितना चेहरा चमकता है वही पूरे, मोदी जो है नरेंद्र मोदी उनको पूरी दुनिया जानती है, तो बहुत कड़ी टक्कर होगा और कई इस तरह का सामना होगा जो कई दो दिग्गज जब आपस में भिड़ेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कहीं ना कहीं लेकिन बीजेपी को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है और जिसके लिए इनको विपक्ष को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर विपक्षी एकजुटता के मतभेद के कारण बीजेपी फायदा उठाकर दोबारा भी अपना प्रधानमंत्री पद उन्हीं की झोली में डल सकता है। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर विस्तार से बात करने के लिए। बने रहिएगा अभी हमारे साथ, इस खबर पर वापस आएंगे। आपको बता दें कि बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कल पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पीएम पद के लिए शरद पवार का नाम आगे आ सकता है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के ताजपुरिया हत्याकांड मामले में एक कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में तिहाड़ जेल के डीजी की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 99% स्टाफ का दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के डीजी की बड़ी कार्रवाई। टिल्लू ताजपुरिया के हत्याकांड में मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि 99% जो जेल का स्टाफ था उसके दूसरे जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले में तिहाड़ के डीजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 99% स्टाफ का दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर दिया है। तिहाड़ जेल की डीजी की बड़ी कार्रवाई। कुलदीप भरत हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आप जिस तरीके से बताया जा रहा है कि टिल्लू हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजी ने 99% स्टाफ का जो है ट्रांसफर कर दिया, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, पिछले महीने
कि अगर बात करें तो 2 बड़े गैंगस्टरों की तिहाड़ जेल के अंदर सरेआम हत्या हो जानी है। और वहीं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या और उसके बाद उस सीसीटीवी को वायरल करने के बाद जेल प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद डीजी ने एक्शन लेते हुए तमाम सुप्रिंटेंडेंट, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट, वार्डन, हेड वार्डन, लेफ्टिनेंट सबका तबादला कर दिया। तो जिस तरह से, क्योंकि इनमें जो टिल्लू ताजपुरिया के हत्याकांड के अंदर देखा जा सकता है साफ तौर पे पुलिस की मौजूदगी के अंदर उसको जो बदमाश थे उसको मारे जा रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बन के सामने खड़ी थी। तो पुलिस की भूमिका को देखते हुए लोगों जो आरोप लगाए उसके वहीं टिल्लू के जो पिताजी है उन्होंने भी कोर्ट के अंदर जब याचिका डाली कि पुलिस वालों ने उनके बेटे को मरवाया है, जिसके बाद जेल प्रशासन जो एनएचआरसी की टीम है उसने भी उनको नोटिस इशू करा था। फिर उसके बाद ये इतना बड़ा एक्शन लिया गया कि तमाम डीजी है तमाम कोशिश उन्होंने कर ली। कई बार स्टाफ को तबादले किए जाते हैं, कई तरह के सख्त निर्देश किए जाते हैं, लेकिन इस हत्याकांड को देखकर एक बार उनके निर्देशों की पूरी जो धज्जियां उड़ाई गई, जिसके बाद उन्होंने जितने कर्मचारी उनको तमाम, किसी को रोहिणी जेल, किसी को मंडौली जेल और इस तरह की जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल जो सीसीटीवी से उसके लिए भी सख्त कानून बना दिए गए, बिना डीजी के आदेश के, और एक जो भी सीसीटीवी उसको अपलोड नहीं किया जा सकता। जी कुलदीप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डीजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 99% स्टाफ का जो है वो ट्रांसफर कर दिया दूसरी जेलों में, अभी और क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है? जिस तरीके से देखा गया था कि बड़ी लापरवाही पुलिस स्टाफ की तरफ से की गई थी। जी देखिए, अभी जो सीसीटीवी को लेकर अभी एक कमेटी गठित की गई है, जिसको लेकर कि सीसीटीवी किस जो कर्मचारी था, जो सर्विलेंस रूम था उसमें से किसी ने ये जो वायरल करी थी, क्योंकि सीसीटीवी वायरल होने के बाद जेल के अंदर दहशत का माहौल था, जिसमें उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो गैंगस्टर है उन्होंने शायद किसी कर्मचारी को अपने रिश्वत पैसे देकर ये सीसीटीवी वायरल कराया ताकि उनकी दहशत बनी रहे, उनकी मौजूदगी, ताकि वो दिखा सके कि पुलिस की मौजूदगी में भी वो जेल में कभी भी किसी को मार सकते हैं। जिसको लेकर जो नेशनल ह्यूमन रिसोर्स की जो टीम है उन्होंने भी उनको नोटिस इशू करा था कि जिस बर्बरता के साथ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई, और वही उसको डीजी संजय बेनीवाल के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे, जिसको हमेशा से प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये जो हथियार होते हैं, जिस तरह के हथियार अंदर यूज किए गए जिससे उसे मारा गया टिल्लू को, वो एक दिन के अंदर हथियार नहीं बनाए जा सकते। और तभी जितने भी कैदी थे वो सब अलग अलग जेल में थे, लेकिन टिल्लू की हत्या से एक रात पहले सभी कैदी एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए और उन्होंने जाली कैसे काट दी, जब बिना किसी प्रशासन की मिलीभगत से, क्योंकि जाली एक लोहे की जाली होती है जिसको काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जाता है, वो आरी का ब्लेड से उन्होंने जाली काटी होगी, ब्लेड जेल तक कैसे पहुंचा। और फिलहाल क्योंकि जब जेल प्रशासन के अंदर जब कोई इतनी चेकिंग होती है, जब अंदर जेल के अंदर जाया जाता है तो उनको हथियार ले जाने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि डंडे के लिए भी पुलिस वालों को परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बावजूद भी तमाम तरह के जो मोबाइल होते हैं, ड्रग्स होती है और कई तरह के अवैध हथियार वो भी जेल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो जिसको लेकर डीजी की जो जेल प्रशासन की काफी जो थू हो रही थी, किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद जो दिल्ली सरकार के जो गृह मंत्री, जेल मंत्री, उन्होंने भी संज्ञान लिया। उसके बाद इतना बड़ा कड़ा एक्शन लिया गया है। जी कुलदीप, जिस तरीके से देखा गया था सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कि इस हत्याकांड में जेल प्रशासन की मिलीभगत साफ दिखाई दे रही थी, तो क्या ये मुमकिन है कि जो है ट्रांसफ़र करने से ये मिलीभगत खत्म हो जाएगी, या फिर डीजी को एक्शन लेते हुए उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो इस हत्याकांड में शामिल थे? जी देखिए, जो उस समय हत्याकांड के समय जितने पुलिस वाले थे उसमें जो उस समय 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं तमिलनाडु पुलिस जो खड़ी थी, वो तमिलनाडु पुलिस से बात की गई, उनके लिए भी एक विशेष समिति गठित की गई है जो इस पे तमिलनाडु पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगी। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के जो तबादले होते हैं, अभी और भी तबादले होने, क्योंकि जिन लोगों के तबादले हुए, जिनको दूर भेजा गया उनको एक सजा के तौर पर देखा जा रहा है, और जिनको पास बुलाया गया उनको एक तोहफे के तौर में देखा जा रहा है। लेकिन हमें ये जब भी जेल के अंदर कुछ होता है तो तबादले कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई ना होने के कारण दूसरा जो व्यक्ति जहाँ पर ड्यूटी करने आता है, जब उसको किसी प्रकार की सीट नहीं मिलती कि जो तमाम तरह के तरह होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इस ट्रांसफर वाली प्रक्रिया को बदलकर जब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिससे दूसरे अधिकारी अपनी ड्यूटी को कर्तव्य समझ कर निभाए और अपनी कर्तव्य पूरा करते हुए जब वो जेल के अंदर इस तरह की अपनी ड्यूटी निभाएंगे, और उनको डर रहेगा कि अगर किसी तरह की गलती होती है, कमी होती है, तो हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, हमारे खिलाफ कड़ा एक्शन हो सकता है। जिस पर किसी चीज को लेकर जब डर बना रहेगा तो अपनी ड्यूटी को वो पूरी सख्तता से निभाएंगे। फिलहाल जो डीजी है, अभी उन्होंने एक कमेटी और गठित की है, अभी जो जांच में थे, अभी जांच चल रही है, अभी जांच में कई और लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड बिना किसी सुप्रीटेंडेंट और जो जितने बड़े अधिकारी उनके बिना उनकी सहमति के नहीं हो सकता। जी शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टिल्लू ताजपुरिया के मामले में बड़ी कार्रवाई की है
डीजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 99% जो जेल कर्मी थे उनका दूसरे जेलों में ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में तिहाड़ जेल की डीजी ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 99% स्टाफ का दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। तिहाड़ जेल की डीजी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली ताजपुरिया हत्याकांड में मामले के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। मामले में तिहाड़ जेल की डीजी की बड़ी कार्रवाई। 99% स्टाफ का दूसरी जेलों में किया गया है ट्रांसफर। तिहाड़ जेल की डीजी की बड़ी कार्रवाई। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें। भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा है सड़क हादसे का सिलसिला। बीती रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। बारात में शामिल होने जा रहे थे भिंड में, तभी बाइक सवार को टक्कर मारी गई है। बारात में शामिल होने के लिए भिंड जा रहे थे। सिलावली गांव के थे निवासी। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नारीपुरा गांव के पास की घटना आपको बता रहे हैं। इसमें अटेरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भिंड में नहीं थम रहा है सड़क हादसे का सिलसिला। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीती रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 को टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी बारात में शामिल होने जा रहे थे भिंड। अटेर मोड़ पे बारात में शामिल होने के लिए भिंड जा रहे थे व्यक्ति, जब एक कार ने उन्हें टक्कर मारी। ये घटना सिलावली गांव की पास की बताई जा रही है। बीती रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। सामने भैया बचाने के चक्कर में इसने स्टीयरिंग ऐसी घुमाई और ट्रक ने सामने से मार दी। ट्रक आया सामने से, ट्रक में ही जो घुस गया, फिर इसने स्टीयरिंग लौटा नहीं पाई। कितने लोग घायल हुए इसमें? हमारे वही ड्राइवर बस 2 ही लोग हैं। ड्राइवर का नाम क्या है? नाम है। आपका नाम? नाम मनोज। तो क्या बना था इसमें? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अरे भोपाल जा रहे हैं, वो जसवंत नगर से भर के लिए आए। अच्छा। हाँ। इस बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदौली जिले के केंद्रों पर नहीं पहुंच रहा है गेहूं। प्रतिष्ठानों पर मिला गेहूं का भारी स्टॉक। छापेमारी में सैकड़ों कुंटल गेहूं बरामद किया गया है। नहीं दिखा सके गेहूं खरीद संबंधी कागजात। एसडीएम ने कही जांच की बात। मंडी सचिव ने छापेमारी के दौरान ही दिया है क्लीन चिट। कहा जांच के दौरान नहीं पाएगी अनियमितता। डीएम के निर्देश पर देर रात छापेमारी के लिए पहुंची थी टीम। मंडी सचिव ने छापेमारी के दौरान ही दिया है क्लीन चिट। कहा जांच के दौरान नहीं पाएगी अनियमितता। डीएम के निर्देश पर देर रात छापेमारी के लिए पहुंची थी टीम। सकलडीहा तहसील के फुड़गया गांव का मामला आपको बता रहे हैं। चंदौली से खबर, जिले के केंद्रों पर नहीं पहुंच रहा है गेहूं। प्रतिष्ठानों पर मिला गेहूं का भारी स्टॉक। छापेमारी में सैकड़ों कुंटल गेहूं बरामद हुआ है। नहीं दिखा सके गेहूं खरीद संबंधी कागजात। एसडीएम ने कही जांच की बात। मंडी सचिव ने छापेमारी के दौरान ही दिया है क्लीन चिट।
चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले के केंद्रों पर नहीं पहुंच रहा है गेहूं। प्रतिष्ठानों पर मिला है गेहूं का भारी स्टॉक। छापेमारी में सैकड़ों कुंटल गेहूं बरामद हुआ है। नहीं दिखा सके गेहूं खरीद संबंधी कागजात। एसडीएम को कही गई है जांच की बात। मंडी सचिव ने छापेमारी के दौरान ही दे दिया है क्लीन चिट। कहा जांच के दौरान नहीं पाएगी अनियमितता। डीएम के निर्देश पर देर रात छापेमारी के लिए पहुंची थी टीम। मंडी सचिव ने छापेमारी के दौरान ही दे दिया क्लीन चिट। कहा जांच के दौरान नहीं पाएगी अनियमितता। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।